हेलो बच्चों आज आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो 25 तारीख से शुरू होने वाली है उसके विज्ञान का हमने छठी का पेपर डाला था। अब जो सैम्पल पेपर है आपके पास आज हम लोग डिस्कस करेंगे वह है गणित का यानी मैथ्स का। तो चलो सैम्पल पेपर देखते हैं और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखें बच्चों, ये गणित का आपका सैम्पल पेपर है। इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपको पैटर्न अब तक पता चल चुका होगा। मैं बस आपको जल्दी से बता देती हूँ कि टोटल आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए समय आपको मिलेगा 90 मिनट का। ठीक है, इसमें आपको 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के, 11 से 13 क्वेश्चन नंबर तक के 2 मार्क्स के और 14 से 16 तक के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके। इसके बाद जो आपके 17 से लेकर 19 तक के क्वेश्चंस होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पेपर का पैटर्न है। अब इसे शुरू करते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन जो दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ये आपने बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है बच्चों वो 180 डिग्री होता है। तो आपने ये 180 डिग्री याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि संख्या 29 का पूर्ववर्ती और परवर्ती बताएं। तो देखें बच्चों, पूर्ववर्ती जो शब्द होता है उसमें पूर्व जो है उससे आपको पता करना है कि पहले। ठीक है, किसी चीज़ से पहले जो संख्या आएगी वह आपने लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ 29 जैसे दिया हुआ है तो 29 के पहले कौन सा आता है, 28 आता है, यानी 28। ये आपका आंसर होगा। इस तरह की आपकी कोई भी संख्या आती है जैसे 39, 49, 59, कोई भी इस तरह की कोई भी संख्या, या फिर आपका मान लो 2 ही केवल आता है, तो पूर्ववर्ती में हमेशा आपने पहले वाली संख्या याद रखनी है कि उसके पहले वाली संख्या आपने लिखनी है। ठीक, इसके बाद एक ही क्वेश्चन में दूसरा शब्द भी है परवर्ती। तो परवर्ती किसे कहते हैं बच्चों? परवर्ती का मतलब होता है बाद वाली संख्या। ठीक है, परवर्ती मतलब उस संख्या के बाद वाली संख्या, बाद वाली। ठीक है, तो बाद में देखो अब 29 के बाद कौन सी संख्या आती है बच्चों? 30 आती है ना, 30 आती है। 29 के बाद अगली संख्या कौन सी होती है? 30। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों पूछे गए हैं, तो पूर्ववर्ती हमारी कौन सी हो गई थी इसके? 28। ठीक, तो इस तरह से ये 28 और ये 30 अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो 28 कौन सी है? पूर्ववर्ती, और 29 के बाद वाली 30 क्या है? परवर्ती। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है बच्चों आपका केवल ये 29 आए, कोई भी संख्या अगर यहाँ आती है तो आपने इसी तरह से करना है कि उसके पहले वाली संख्या और आगे वाली संख्या। तो यहाँ देख लेते हैं अब हम आंसर कि 28 और 30 किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए ये पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, 28 और 30। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है संख्या 15 के विभिन्न गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है? कोई भी संख्या जो हमें दी गई होती है उस संख्या के गुणनखंड हमें निकालनी है। तो एक तो वह एक जो है हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, और जिससे वह पूरी भाग हो जाए संख्या, जैसे 3 से भाग हो जाती है 15, 5 से भी भाग हो जाती है और स्वयं 15 से भी भाग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो गए। तो आंसर में देख लें ये चारों जिसमें हैं वही हमारा आंसर होगा। तो ये भी पहले में ही दिया हुआ है, तो पहला अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वह शुरू कहाँ से होती हैं? 0 से ही शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो हैं 0 से शुरू होगी, 1, 2, 3 अनगिनत, आप कहीं तक की भी गिनती गिन सकते हैं। तो ये पूर्ण संख्या जो सबसे छोटी होगी बच्चों वो कौन सी हुई? 0। तो ये आंसर हो गया। देखिए आपकी बुक में इसके साथ साथ में प्राकृत संख्याएं भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ठीक है, 1, 2, 3 इस तरह से, तो जिसमें 0 नहीं है, देखें बच्चों यहाँ पर आप इनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं जो 1 से शुरू हो रखी हैं। ठीक है, तो 0 और 1 आपने याद रखना है कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, वह कोण
यहाँ अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ लिखा है वह कोण जिसका माप दो समकोण के बराबर होता है वह क्या कहलाता है। अब देखें बच्चों, आपको पता होना चाहिए समकोण कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो समकोण इस तरह का आप बनाते होंगे जो कि 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, उसको समकोण कहा जाता है। तो दो समकोण, अगर मान लो इस एक समकोण के साथ हम एक इस साइड ऐसे और समकोण मिला दें तो देखें ये इस तरह से पूरा जो कुल जो आपका कोण बन गया, ये कोण जो है आपका क्या कहलाएगा बच्चों। आपको याद होगा 180 डिग्री का ये बन गया, 90 इधर और 90 इधर। तो 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, ऋजु कोण। क्या कहते हैं बच्चों, ऋजु कोण। तो आप ये याद रखें कि दो समकोण मिलाने पर जो कोण बनता है वह ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऋजु कोण, यानी कि आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन है। अब अगला देखें, एक ना तो संख्या है और ना ही संख्या फिर से पूछा है। मतलब यहाँ डैश में खाली स्थान में आपने देना है। तो देखिए, एक को ना ही तो अभाज्य संख्या माना जाता है और ना ही भाज्य संख्या माना जाता है। तो यहाँ दोनों खाली स्थानों में आपका आंसर, एक में अभाज्य और दूसरे में भाज्य आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, अगले में एक समकोण का माप। अभी देखें हमने ऊपर 5वें क्वेश्चन में ही करा, एक समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक सरल बंद आकृति जो केवल रेखाखंडों से ही बनी हो क्या कहलाती है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है एक सरल बंद आकृति, मतलब बंद आकृति होनी चाहिए वह, और उसमें केवल रेखाखंड, ये जैसे इस तरह से मान लो हमने बना दी। ठीक है, ये आकृति ये इस तरह से, ये देखें। तो ये क्या है, इनको कहते हैं बेटा बहुभुज, है ना, बहुभुज। क्योंकि कई सारी भुजाएं हैं इन सब में, देखो ये 1 2 3 है ना, कई भुजाएं होती हैं तो ही वो आकृति बंद हो पाएगी। नहीं तो अगर आप एक भुजा बनाते हैं, देखो आकृति बंद नहीं हुई, दो भुजा बनाते हैं तो भी आकृति बंद नहीं हुई, पर एक इसको तीसरी भुजा से आप इसे जोड़ देते हैं तो ये आकृति बंद हो गई। तो यहाँ लिखा है सरल बंद आकृति होनी चाहिए, सरल बंद आकृति जिसकी भुजाएं सीधी सीधी हों। ठीक है, जो किसी को काटती ना हो। तो जो केवल रेखाखंडों से बनी है वह क्या कहलाती है बच्चों, बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा आपका बहुभुज। इसके बाद देखें, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। यहाँ आपने सत्य असत्य बताना है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है आपका, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को माना जाता है। ठीक है, 2 किसी से भाग नहीं होता है ना। तो 2 अभाज्य संख्या, इससे पहले आप सोचेंगे कि 1 भी तो अभाज्य है। तो देखिए हमने छठे क्वेश्चन में अभी करा है कि 1 को ना तो अभाज्य संख्या मानते हैं ना भाज्य संख्या मानते हैं ना। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है, और 2 जो है वह एक सम संख्या होती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अभाज्य संख्याएं सभी की सभी विषम होती हैं। तो ये हो गया आपका असत्य। इसके बाद अगला देखें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 4 समकोण के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका, कि अगर आप मान लो चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाला कुछ भी बनाते हैं तो इसके जो 4 भुजा, इसका चारों का जो इस तरह से अगर हम योग देखें तो यह 4 समकोण के बराबर होता है। तो ये आपका सत्य हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको आंसर सॉल्व करके लिखने हैं, क्योंकि इससे पहले 10 क्वेश्चन तक आपने केवल ऑप्शंस दिए हुए थे या खाली स्थान सत्य असत्य थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, आपका 11वां क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, इनके अंक 2 हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो आपने यहाँ भिन्न बताना है। तो देखें बच्चों, एक दिन में जो आपके टोटल कितने घंटे होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो एक दिन में कितने घंटे हुए, 24 घंटे हो गए हैं। तो एक दिन, इस तरह से लिख सकते हैं हम, एक दिन बराबर 24 घंटे। ठीक है, तो अगर हम 1 घंटे की बात करते हैं तो 1 घंटे में हमारे पास दिन के हिसाब से 1/24 दिन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा कितना गया है, 8 घंटे पूछे गए हैं। तो 8 घंटे का मतलब क्या हो गया, 1/24 गुणा में 8। तो आप इसको काट लें, फिर 8 एकम 8 और 8 × 24, तो आंसर आ गया 3। ऊपर 1 भी है, सॉरी, 1/3। ठीक, तो इस तरह से 1/3 आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग करें 137 - 354।
देखो अब यहाँ लिखा योग करें तो 137 और के जगह पे आपने बीच में प्लस का निशान लगाना है और उसके बाद ब्रैकेट में 354 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं का आपने योग करना है, इसलिए ये बीच में प्लस का निशान आया। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। 137, अब ये प्लस है और ब्रैकेट के बाद माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस, तो ये 354। तो आप इसको 354 जो है उसमें से इस 137 को घटा देंगे। तो आप बिल्कुल इसको करके देखेंगे, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस तरह से 137 इसमें से घटाकर पूरा बाकायदा आप आंसर निकालेंगे। तो देखें यहाँ पर घटाने के लिए किस तरह से घटाएंगे कि ये 4 है और नीचे 7 है। तो मैं एक बार इसको पूरा आपको लिए अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि बच्चे घटाने में बहुत गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो देखें आप यहाँ पर आपका 354 और नीचे आ जाएगा 137। ठीक, तो अब ये देखें ये 7 नीचे है, 4 ऊपर है, तो 14 ये 4 छोटा है तो इसलिए ये यहाँ से एक हासिल ले लेगा, ये हो गया 14 आपका। ठीक है, और यहाँ इसको ऐसे सर्कल लगा के आप लिखें कि यहाँ 4 बच गया है, क्योंकि बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं कि इसको 5 को 5 ही रहने देंगे और फिर घटाने में गड़बड़ हो जाती है। तो अब देखें यहाँ 14 में से 7 घटाए 7 हो गए और यहाँ केवल हमारा 4 बचा था, तो 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक, अब ये यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, इस तरह से आपका 217 आ गया। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि 137 माइनस 354 था, तो जो माइनस की संख्या है, मतलब जिसके आगे माइनस लगा है वह संख्या बड़ी है, तो आपका उत्तर जो 217 आया उसमें आप माइनस का ही निशान जरूर लगाएंगे। जो बड़ी संख्या है उसके साथ वाला निशान जो है आपके उत्तर में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस की होती है संख्या तो प्लस का निशान आप लगा सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे जोड़ना और घटाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है विषम भिन्न के रूप में लिखें। तो विषम भिन्न के रूप में आपने इसको लिखना है 7 सही 3/4। तो देखें आप इसे अच्छे से ध्यान से करेंगे, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि इसको कैसे आप विषम भिन्न के रूप में लिखेंगे। ये मिश्रित भिन्न है तो 7 गुणा में 4, ठीक है, और इसमें ऊपर वाले 3 को जोड़ा जाता है तो +3 और बटे में कितना है 4, तो वो 4 लिखेंगे। इसके बाद अब देखें ऐसे कि 7 की 4 से पहले गुणा करेंगे, 7 चौक 28 जमा में 3 और बटे में 4। तो अब ये हो गया आपका 28 और 3 को आप जोड़ देंगे तो ये हो गया 31/4। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकलेगा। आपने पूरा इसको इस तरह से हल करके दिखाना है बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, तो आपने पूरा हल करना है इसको। अगला देखें 14 से 16 तक के प्रश्न जो हैं इन सभी के मार्क्स कितने हैं बच्चों, 3-3 मार्क्स के हैं ये। ठीक, तो पहला है 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं दोनों अलग अलग लिखनी है हमने। तो 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो पीछे हमने देखा था छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है ना। तो 2 से हम शुरू करेंगे, 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13 और 17, इसके बाद 19। तो ये सारी आपकी क्या हो गई बच्चों, अभाज्य संख्याएं हो गई। अब क्वेश्चन में भाज्य भी पूछा है, तो भाज्य जो भाग हो जाएंगी है ना, तो भाग होने वाली संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी भाज्य और अभाज्य संख्याएं अलग अलग हो गई। ठीक, इस तरह आप पूरा ध्यान से लिखेंगे अभाज्य कौन सी हैं और भाज्य कौन सी हैं। इसके बाद देखें 2 से ही 4/5 और 3 से ही 5/6 को जोड़िए। तो यहाँ पर आपने इसका जोड़ करना है। तो पहले तो ये मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ है 2 से ही 4/5, तो जोड़ना है तो बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। 3 से ही 5/6, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको ध्यान से देखकर वही निशान लगाएंगे। तो पहले तो इसे आप खोल देंगे कि जो ये भिन्न है मिश्रित, इसको विषम या जो उचित भिन्न जिसमें भी ये बने उसमें आपको इसको बदलना है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 और 4 14 आपका हो गया। यहाँ पर बटे में 5 प्लस 3 6 18, 18 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। तो ये इस तरह से, इसके बाद आपने इसको हल करना है। ठीक है बच्चों,
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसमें लिखा है घटाइए। तो देखें, घटाने में भी आपने ध्यान देना है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं घटाने में। 23 माइनस 12, ठीक है। तो 23 के बाद अब देखें आप, यहाँ बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर माइनस अंदर माइनस, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस जो है ये आपका हम इसमें जो आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है योज्य प्रतिलोम इसका लेते हैं, तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा आपका प्लस का 12, ठीक। तो ये प्लस का 12 हो गया। तो 23 और 12 को अब आप आसानी से जोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगला देखें, -32 माइनस का 40, ठीक है। तो यहाँ भी आपने कैसे -32 और जो -40 है, क्योंकि बाहर भी माइनस है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस का 40, ठीक है। तो अब ये प्लस का 40 बड़ा है, माइनस का 32 छोटा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 32 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 70वां क्वेश्चन, जो कि आपका 5 मार्क्स का है। तो देखें यहाँ पर, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से, यहाँ ये आपका दिख नहीं रहा, हाँ, ये 3 से 9 तक जब पहुँचती है। तो देखें बच्चों, कितने भिन्न घूम जाती है, ये आपने घंटे वाली सुई का आपने आंसर बताना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप चाहें तो घड़ी जो है उसका चित्र बना के देख सकते हैं अपने आप से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों, आप जैसे मैं आपको घड़ी की सहायता से ही समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। 12 है यहाँ, इसके सामने नीचे 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। तो देखें आप कि हमने 3 से 9 तक पहुँचना है, ठीक है। जो सुई है वह 3 से 9 तक जा रही है। तो अगर आप 3 पहले शुरुआत से अगर देखें, यहाँ 12 से 3 और फिर 3 से 6 और ये 9 और 12, तो इस तरह से ये आपके इसके पूरे जो हैं 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो 4 हिस्से होते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि 3 से 6 एक हिस्सा और ये यहाँ पर 2 हिस्से, ठीक है। तो ये 2 हिस्से आपके पूरे होते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आप 1/2 जो है भिन्न घूम जाएगी वह सुई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जैसे 1/2, ठीक है, और सॉरी 1/, क्योंकि 4 है, 4 हिस्से हैं, तो 1/, यहाँ पर आपका आएगा 4 प्लस में 1/4, क्योंकि एक हिस्सा ये भी है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 2/8, और इसको काटेंगे आप तो वही आपको 2 एकम 2, 2 चौक 8 इस तरह से मिलेगा। सॉरी ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ, इसको फिर से देखते हैं। ये देखें, फिर से देखें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखें, फिर से देखें इसे, ये देखें कि यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 और ये 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब एक हिस्सा मतलब इस तरह से जाते हैं, अगर हम इसको पूरे बांट दें तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो 4 हिस्से में से अगर एक हिस्से की बात करें तो एक हो गया आपका 1/4, ठीक, और ये 1/4, फिर ये 1/4, ये 1/4। अगर आप 2 हिस्से की इकट्ठे बात करते हैं तो आपका ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो सुई है वह कितना घूमेगी, 1/2, यानी आधा घूर्णन वह पूरा करेगी, ठीक है। तो यहाँ भिन्न कितना आ जाएगा आपका, 1/2, ठीक है। ये हो गया 1/2। तो इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में इसके पार्ट में लिखा है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे। तो देखें, फिर से इसको घड़ी की सहायता से देखते हैं। ये 12,
ये 3, ये 6 और ये 9। तो अब कोई भी सुई जब 12 से शुरू कर रही है और 6 तक पहुंच रही है तो देखें ये फिर से पूरा आधा घूर्णन ही पूरा कर रही है ना। तो ये कहाँ आके रुकेगी? 6 पे रुकेगी। तो आपका आंसर हो गया 6। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपने सबसे छोटी संख्या लिखनी है 5 अंकों की और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखें सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की कौन सी होगी? 10,000। आप अंक गिन सकते हैं, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये इस तरह से आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप इसे भाग करते जाएंगे। जैसे पहले 2 से करेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ ऐसे 5,000 और फिर आगे 2 से भाग करेंगे। ये पूरा आपने करके दिखाना है। ये 250, फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 1250 और फिर 2 से भाग करेंगे तो अब आपका आ जाएगा यहाँ 625। अब ये जो 625 है इसको फिर नीचे भाग करते जाना है आपने जब तक ये पूरा ख़त्म ना हो जाए, 1 ना आ जाए। तो 625 बच्चों अब 2 से भाग नहीं होगा, अब इसको 5 से भाग करना पड़ेगा और ये आ जाएगा आपका 125। फिर 5 से भाग करेंगे, फिर आ जाएगा 25 और फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा और 5 को 5 से भाग करेंगे तो अब लास्ट में 1 आ गया। यहाँ पर आपने रुक जाना है। इसके बाद ये अभाज्य गुणनखंड, यानी ये 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार और ये 5 गुणा 5 4 बार। तो इस तरह से जो आपके अभाज्य गुणनखंड फिर कैसे कितने आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 4 बार था तो पूरा 4 बार आप इसे लिख के दिखाएंगे। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है कि आकृति को देखकर आपने बताना है इनके नाम। ठीक है, तो पहले पूछा है 2 बिंदु। 2 बिंदु, इसमें आप कोई भी बिंदु लिख सकते हैं, जैसे मान लो A लिख दिया आपने या F लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है एक रेखा। तो यहाँ आपने ध्यान देना है बच्चों, रेखा जो होती है उसके किनारों पे जैसे इस तरह से हम दोनों तरफ तीर का निशान बना देते हैं। तो कोई भी आप इसमें से अब बिंदुओं को जोड़ती हुई वह रेखा ले सकते हैं, पर आपके 2 बिंदु होने चाहिए उसमें शामिल। ठीक है, तो जैसे मान लो हम ले लें ये AB, तो A और B ऊपर आप ऐसे तीर का निशान दिखा सकते हैं, तो ये आपकी एक रेखा हो गई। इसके अलावा जैसे आप DE भी लिख सकते हैं, EF लिख सकते हैं, पर ऊपर आप इस तरह से तीर के निशान दिखाएंगे तो वह रेखा कहलाएगी। ठीक, अब रेखाखंड। रेखाखंड में आप देखें कि जैसे आपने कोई भी 2 बिंदु जो हैं जुड़ रहे हैं उनको ले सकते हैं। जैसे मान लो आप AB ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक रेखाखंड हो सकता है, पर उसमें आप तीर का निशान नहीं दिखाएंगे, सिर्फ लाइन दिखाएंगे, तो ये आपका रेखाखंड है। जैसे और आप इसमें ले लें, मान लो EF ले लिया आपने, ठीक है, ये ऊपर केवल लाइन दिखाएंगे, तीर नहीं दिखाएंगे, तो ये आपकी रेखाखंड है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला पूछा हुआ है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, ये इस तरह से। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेखाएं हैं ये तीर के निशान के साथ, तो यहाँ ये जो पॉइंट्स लिखे हैं A और B, तो AB और साथ में प्रतिच्छेदी, क्योंकि दूसरी लाइन काटने वाली भी होनी चाहिए ना, तो DF, तो ये आप साथ में DF इस तरह से एंड DF है, या कोमा लगा के देख सकते हैं, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो इस तरह से बच्चों आपको ये पूरा पेपर समझ आ गया होगा। बहुत मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से समझा सकूं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के आपके सैम्पल पेपर्स आपको और पेपर में मदद करें तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और कमेंट शेयर अधिक से अधिक कर दें। धन्यवाद बच्चों।